के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन सूत्रों के बिना न्यूमेरिकल नहीं लगेगा और आप सभी को पता है कि 12th केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो विलयन चैप्टर है, ठोस अवस्था चैप्टर, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इन्हीं चैप्टर के फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हो सकता है आपको कुछ फार्मूले पता भी हों, लेकिन सभी फार्मूले आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा होगा वो ठोस अवस्था चैप्टर से होगा। ठीक है, 11 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है ठोस अवस्था चैप्टर का, जो कि है क्रिस्टल का घनत्व। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल का घनत्व हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए सूत्र सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्रिस्टल के घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो डी इक्वल टू एक फार्मूला होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, देखिए आपको पहले से ही पता है कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान आयतन, बट यहां पर हम क्रिस्टल का घनत्व देख रहे हैं तो क्रिस्टल के घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं और डी इक्वल टू होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपान एकक कोष्ठिका का आयतन। देखिए, क्रिस्टल जो होता है बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है, यूनिट सेल। ठीक है, ए लॉट ऑफ यूनिट सेल, मतलब बहुत सारी एकक कोष्ठिका से मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो आपको अगर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पता है और एकक कोष्ठिका का आयतन पता है तो आप किसी भी क्रिस्टल का घनत्व इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला समझ में आया, यह फर्स्ट चैप्टर से था। जो सेकंड फार्मूला होगा यह हमारा सेकंड चैप्टर से होगा। ये फार्मूला हो सकता है कि आपको पहले से पता हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर पता है तो आप लोग नेक्स्ट फार्मूले को देखिए। देखिए, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है मोलरता। ठीक है, सेकंड जो फार्मूला है वो है मोलरता का, जो कि विलयन चैप्टर का है। तो देखिए, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आप सभी को पता है। और मोलरता इक्वल टू फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में, विलयन का आयतन हमें लेना है लीटर में। अब देखिए, मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब चूंकि विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं इसका भी एक अलग से फार्मूला होता है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ऐसे हों जिनको पता भी हो। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, यानी कि मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए हमें निकालनी है तो विलेय का भार लिखेंगे ऊपर, विलेय का भार, जिसकी हमें मोलों की संख्या निकालनी है उसको लिखेंगे उसके भार अपान विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार। ठीक है, अणुभार। तो ये फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या का। अब आप लोग कहेंगे सर विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो तो भी सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पर आपका विलायक हो जाएगा विलेय की जगह पर विलायक के मोलों की संख्या इक्वल टू विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। ठीक है, सेम है, बस सिर्फ आपको नाम चेंज कर देना है। समझ में आया? तो भार आपको दिया रहेगा अगर और अणुभार दिया रहेगा तो आप आसानी से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए, यहां पर दूसरा फार्मूला है मोललता का। ठीक है, मोललता। तो मोललता को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। देखिए, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए। ठीक है, और अगर इससे बाद जो मैं फार्मूला बताऊंगा विद्युत रसायन चैप्टर और रासायनिक बलगतिकी का, वो आपको हो सकता है ना पता हो, तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखते रहें तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो मोललता का फार्मूला सेम लगभग वैसे ही है। देखिए, विलेय के मोलों की संख्या पहले लिखेंगे ऊपर, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में, अर्थात किग्रा में। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है मोललता का। ठीक है, किलोग्राम में। तो ये होता है हमारा मोललता का फार्मूला। सेम वैसे ये विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। नीचे यहाँ पर क्या है,
चूंकि मोललता है तो नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, और मोलरता में क्या था, मोलरता में था विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये था। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ लेना है। विलेय के मोलों की संख्या निकालना मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। विलेय या विलायक किसी का निकालना हो तो आप ऐसे फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं केबी से। ये ऐसे आपसे पूछा जाता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक आप ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। केबी इक्वल टू होता है डेल टीबी, ठीक है, इंटू W1 इंटू M2। ठीक है, M2, तो ये हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला अभी। और अपान लिखना है आपको। ठीक है, और अपान जो आपका रहेगा 1000 गुणे W2। तो देखिए यहां पर आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग सोचेंगे डेल टीबी क्या है, W1 क्या है, M2 क्या है, W2 क्या है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी इक्वल टू डेल टीबी इंटू W1 गुणे M2 अपान 1000 इंटू W2, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है। अब यहाँ पर M2 है क्या, तो M2 जो है ये है विलेय का अणुभार। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा विलेय का अणुभार, अणुभार। ठीक है, उसके बाद में अगर बात किया जाए W1 W2 क्या है, तो इसका भी नाम लिखते हैं W1, स्मॉल W है दोनों। ठीक है, और ये W2। तो W1 जो आपका है ये है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम। ठीक है, ग्राम में, या आप विलायक का द्रव्यमान भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। W2 क्या है, तो विलायक का द्रव्यमान है तो विलेय का द्रव्यमान ये होगा। ठीक है, तो ये विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, ये भी आपका रहेगा ग्राम में। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। W1 W2 M2 सब कुछ पता चल गया, लेकिन डेल टीबी क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो डेल टीबी है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम एक शॉर्ट में डेल टीबी। डेल टीबी जो है ये है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको क्वथनांक का उन्नयन निकालना आता है, तो क्या कीजिए आप लोग, डेल टीबी को इधर रखिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। देखा 1000 गुणे W2 का इससे गुणा हो जाएगा, और ये दोनों केबी इसके नीचे आ जाएंगे। तो डेल टीबी आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि इसी फॉर्मूले से आप कई चीजें निकाल सकते हैं। एक तो आप निकाल सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या विलेय का अणुभार, कुछ भी निकालना हो तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक और है मोलल अवनमन स्थिरांक। ये थोड़ा सा आपको सिर्फ चेंजेस है किसमें, जो आपके साइन है। ठीक है, देखिए यहां पर आपका है मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका फार्मूला क्या होगा, तो चलिए देखते हैं हम। इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा KF। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम KF से डिनोट करते हैं। KF इक्वल टू हो जाएगा डेल TF, जहां वहां TB था वहां यहां पर TF हो जाएगा। ठीक है, तो डेल TF इंटू W1 इंटू M2। ठीक है, अपान 1000 गुणे W2। देखिए उसी तरह का सेम फार्मूला लगभग है, सिर्फ यहां पर KB था, यहां पर KF है, यहां पर डेल TB था, यहां डेल TF है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम भी चेंज होगा, क्योंकि KF जो है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, इसको हम KF से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल TF क्या होगा, डेल TF यहां पर क्या है, डेल TF है डेल TF आपका क्या है, ये है हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन। ठीक है, अवनमन। और जो डेल TB ऊपर था वो क्या था आपका, क्वथनांक का उन्नयन। और ये जो डेल TF है यह है हिमांक का अवनमन। बाकी आपको सब कुछ पता ही है। M2 क्या है, M2 है विलेय का भार, ये ऊपर मैंने बता दिया है। देखिए M2 है विलेय का भार, W1 है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, W2 है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यही हो जाएगा आपका फार्मूला मोलल अवनमन स्थिरांक का। इसको हम KF से डिनोट करते हैं। KF इक्वल टू डेल TF इंटू W1 इंटू M2 अपान 1000 गुणे W2, जहां डेल TF है हिमांक का अवनमन। बाकी मैंने आपको ऊपर ये बता दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है ये तीसरे चैप्टर से है, वैद्युत रसायन, ओम का नियम। देखिए आपके फिजिक्स में ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री में भी ओम का नियम है। ठीक है, फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका फार्मूला सभी को पता है, V इक्वल टू IR, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, IR, जहां V क्या है,
ये विभवांतर है, आई क्या है धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी जो है ये विभवांतर है, आई क्या है, आई है आपका धारा। ठीक है, उसके बाद में आर क्या है, आर है प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध। बस सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध किस प्रकार से निकालेंगे, एक फार्मूला तो आपका आर इक्वल टू वी अपान आई होगा ओम के नियम से। ठीक है, ये तो सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन एक फार्मूला और इसका होता है, आर इक्वल टू रो एल अपान ए, रो एल अपान ए। ठीक है, ये फार्मूला शायद बहुत कम लोगों को पता हो, या पता भी आप लोगों को हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है। अब रो क्या है, यहाँ पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम रो कहते हैं। ठीक है, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब यल क्या है सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं। यल क्या है, यल सभी को पता है चालक की लंबाई है। ठीक है, यल क्या है चालक की लंबाई। ए क्या है, ए है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ए से एरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा एक फार्मूला होता है प्रतिरोध का, आर इक्वल टू रो एल अपान ए, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है चालक की लंबाई, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चालक का जो क्षेत्रफल होता है वो है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है चालक की विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये जो मैंने ऊपर फार्मूला बताया फिजिक्स में भी है। तो ये चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, इसमें फिजिक्स के कुछ टॉपिक एंड आपके जो फार्मूले हैं वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चालक की विशिष्ट चालकता को हम लोग इसमें जो केमिस्ट्री है इसमें कप्पा फिर डिनोट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कप्पा। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 अपान रो, 1 अपान रो। अब यहाँ पर रो क्या है मैंने ऊपर बता दिया, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध है, रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 9 नंबर जो फार्मूला है वो है मोलर चालकता का। ठीक है, मोलर चालकता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से, डेल्टा एम से। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। इक्वल टू एक फार्मूला होता है कप्पा, कप्पा। ठीक है, इंटू 1000 अपान कैपिटल एम। ठीक है, मोलर चालकता को जो फार्मूला होता है कप्पा डेल्टा एम, मोलर चालकता को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। डेल्टा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कप्पा क्या है, कप्पा तो मैंने ऊपर बता दिया। अभी देखिए ये आपका क्या है, चालक की विशिष्ट चालकता। ठीक है, कप्पा आपको पता चल गया क्या है, लेकिन एम क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम है मोलरता, ये भी मैंने अभी आपको बताया मोलरता जब मैं पढ़ा रहा था कि मोलरता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक एक फार्मूले को आप समझिएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब ये फार्मूला आपको ना पता हो अगर केमिकल काइनेटिक चैप्टर यानी कि चौथे चैप्टर का रासायनिक बलगतिकी का। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सभी को पता होगा। देखिए क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.0693 अपान टी। ठीक है, अपान के, के। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल जो टी हाफ होता है इसका फार्मूला होता है 0.693 अपान स्मॉल के, ये स्मॉल के है। ठीक है, अब यहां पर स्मॉल के है क्या, ये जो के है ये क्या है, ये है आपका वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये है वेग स्थिरांक। तो अर्ध आयुकाल जो होता है टी हाफ, उसका फार्मूला होता है 0.693 भी कहीं कहीं मिल जाएगा 0.6932, लेकिन 0.693 अपान के, ये आपका फार्मूला होता है जहां के है वेग स्थिरांक। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट अपना फार्मूला देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट फार्मूला है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है अलग से, वो क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू, वेग स्थिरांक को हम के से डिनोट करते हैं स्मॉल के। ठीक है, तो के इक्वल टू होता है 2.303 अपान टी। ठीक है, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। जैसे आपका न्यूमेरिकल आता है कि एक अभिक्रिया 100 मिनट में आधी रह जाती है, तो 90% कितने मिनट में पूरी होगी, कितने समय में। ऐसी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने में ये जो आपकी
जो आपका फार्मूला है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल टू होता है 2.303/t log a/a-x, जहां k है वेग स्थिरांक, t है समय। ठीक है, a क्या है, ये देखिए अभिकारक जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारक पर डिपेंड करती है, तो ये है अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, a क्या है, अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, या आप प्रारंभिक सांद्रता लिख सकते हैं, जो इनकी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं प्रारंभिक मात्रा, सॉरी प्रारंभिक मात्रा। तो ए क्या है, स्मॉल ए आपका जो ये है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि जो आपका a माइनस एक्स है ये क्या है, तो a माइनस एक्स क्या है, देखिए a है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, जब अभिक्रिया शुरू होने को थी तब की ये मात्रा है। ठीक है, और ये क्या है, t समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, यानी कि कुछ समय बाद जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसे हम A माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा गया, t समय में अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा, यानी कि t समय पश्चात अभिकारक की मात्रा कितनी बची, वो A माइनस एक्स है। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके टॉप 11 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक थे। अब अगर आपका ठोस अवस्था, विलयन, रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आते हैं तो इनमें से कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई जरूर होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इन फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिए, ताकि आपका ये जो फार्मूला है ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।